हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का है। तो पहले हम देखेंगे कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है और प्लांट के कंजर्वेशन से क्या मतलब है और एनिमल के कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। तो ये इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंडीशन। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किन को बचाने की कोशिश करते हो, प्लांट्स को और एनिमल को, या तो उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में बचाते हो आप या कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंडीशंस के अंदर। मतलब जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट पे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्क्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में है के फॉर्म में या सफारीज के फॉर्म में हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। या दूसरी चीज़, आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंडीशंस कौन सी होती हैं, ये भी देखेंगे कि कौन सा इसमें आर्टिफिशियल होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन का जू होता है। जू में केज में आपने देखा होगा कि अलग अलग पिंजरों में, केजेस में हम जानवरों को रखते हैं और अलग अलग प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम इसको डीपली आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी है कि स्टूडेंट्स जाते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कुछ नाम दिए हैं यहाँ पर कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर फिर लोखावो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है और फिर टाइगर रिजर्व है। इन सारों के बारे में हम देखेंगे कि टाइगर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। अब यहाँ पे दीदी हैं जो थोड़ी सी परेशान लग रही हैं। उनका सवाल ये है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इनके माता जो है ना, इनका माइंड जो है ना आता माजी सटक लिए, वो थोड़े सा परेशान इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि आखिर हम ये क्यों बनाते हैं। तो हम इसका रीज़न देखेंगे। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हम प्लांट्स और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए हम इन चीज़ों को बनाते हैं। मतलब हम किस लिए बनाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, नेशनल पार्क्स को और बायोस्फीयर रिजर्व को, ताकि हम प्लांट और एनिमल जो हैं उनको कंजर्व कर सकें, प्लांट्स और एनिमल्स को। तो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज इसमें देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की, जंगलों की कटाई, अ प्रोसेस एक ऐसा तरीका है जिसमें आप जंगलों को धीरे धीरे काटते जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का और या जंगल का काटना। तो अब हम देखेंगे कॉसेस मतलब किन वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो पहला, डिफॉरेस्टेशन दे आर एसेंशियल फॉर द बीइंग अ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड। जो प्लांट और एनिमल हैं वो इंसान के, ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ह्यूमन बीइंग अर्थ पे जिंदा नहीं रह सकते बगैर प्लांट के, विदाउट प्लांट एंड विदाउट एनिमल। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और बगैर ऑक्सीजन के सांस लिए आप दुनिया में नहीं रह सकते। और दूसरे एनिमल जो होते हैं वो आपको क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं। उनका जो लेदर होता है आप वो किस लिए इस्तेमाल करते हो? शूज़ बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, और आप वूल का इस्तेमाल करें, जैसे भेड़ है, शीप है, उसका वूल इस्तेमाल करते हैं। और फिर क्लोथ्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स को, जैसे कॉटन का प्लांट है। और हम एनिमल्स को मीट के फॉर्म में और मिल्क के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं कि वो मिल्क देते हैं, हमें मीट देते हैं। तो हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स अ क्लियरिंग ऑफ अ फॉरेस्ट यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। आप जंगल की कटाई करते हो और उसको दूसरे तरीकों से और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो। इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो पहला प्रिंसिपल यहाँ पे बच्चों क्या मेंशन किया गया है? प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन। पहली वजह क्या है कि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं? जनरली पहली वजह डिफॉरेस्टेशन की है कल्टीवेशन, कि आप जंगलों को काट कर उस ज़मीन को खेती के लायक बनाते हो और उस ज़मीन पे खेती करने लगते हो अपने फ़ायदे के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है कि फॉरेस्ट को बीच में से काट दिया गया है और किसानों ने यहाँ पर खेती करना शुरू कर दी है। तो ये एक मेजर रीज़न है किसका? डिफॉरेस्टेशन का। कि क्या होने लगता है कि लोग जंगलों को, किसान काट कर उसमें खेती करने लगते हैं। तो अब बेचारे जंगल के जानवर कहाँ जाकर रहेंगे? किसानों के घर में तो वो रह नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि वो वहाँ पर उनकी हैबिटाट, आप उनका घर छीन जाता है तो वो कहाँ जाके रहेंगे? तो उनकी ये मेजर प्रॉब्लम हो जाती है एनिमल्स के लिए कि उनका घर ख़त्म हो गया तो उनको दूर बदूर जाना पड़ेगा और
वो भटकते फिरेंगे इधर से उधर, और फाइनली या तो हंटिंग या पोचिंग से उनको पकड़ लिया जाएगा। तो पहला रीजन हमने क्या देखा कि आप खेती के जरिए से, कल्टीवेशन की वजह से हमारा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है। सेकंड रीजन दिया है फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, हाउसेस और फैक्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शानदार तरीके का एक घर बना है और उसके सामने का और आसपास का फॉरेस्ट क्लियर कर दिया गया है। किस लिए क्लियर कर दिया गया है? ताकि बिल्डिंग और हाउसेस या नई कॉलोनीज जो कटती हैं शहर के बाहर, वो कैसे काटी जा रही हैं आजकल, वो फॉरेस्ट को क्लियर करके काटी जा रही हैं। तीसरा तरीका क्या होता है? जो होता है मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। पहली चीज तो आप या तो घर में इस्तेमाल करें आपके फर्नीचर बनाने में, हर चीज जैसे बेड है आपका, डोर्स हैं, ज़्यादातर वुड के बने हुए होते हैं, और विंडो है। और दूसरा तरीका लकड़ी को जलाने के लिए इस्तेमाल करना। तो ये दो तरीकों की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल यहाँ हमने डिस्कस करे जो क्या थे, डिफॉरेस्टेशन का कॉज थे। और कुछ डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्जांपल किस वजह से होती है? या तो फॉरेस्ट फायर की वजह से पूरा जंगल खत्म हो जाता है, या सूखे की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रॉट। तो फॉरेस्ट फायर कैसी हो जाती है? फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लें कि जंगल में आग लगी तो पूरा जंगल खत्म हो जाता है और वहाँ पर एक भी प्लांट नहीं बचता, न पेड़ बचते हैं, और कई साल लगते हैं वापस से पेड़ वहाँ पर लगने में। और ऐसे ही द्रॉट में क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है। जब ज़मीन में पानी नहीं होगा तो प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन, कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगी और प्लांट सूख जाएगा। तो ये भी बात समझने की है। फिर देखते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन कि क्या क्या आफ्टर इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट, मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे। अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पहली चीज़ इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर का, पॉल्यूशन लेवल का इंक्रीज हो जाएगा अर्थ में, और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर बच्चों ऐसे होता है कि प्लांट जो होते हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। जब प्लांट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो नेचर में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा। जब ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद हीट की तरह बिहेव करने लगेगा, खुद गर्मी प्रोड्यूस करेगा। तो CO2 की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और प्लांट जो होते हैं साउंड पोल्यूशन को कम करते हैं। अब देखो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो आइस है, जो हमने देखा था पोलार, जिसको क्या बोलते हैं, पोलार आइस, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में, जो समंदर के किनारे शहर है, वहां पर वाटर लेवल बढ़ने लगेगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था ना कि वाटर लेवल, सी लेवल कैसे बढ़ता जाएगा विथ टाइम, विथ ईयर्स। एक प्रेडिक्शन था, जैसे एक हमने एक इमेज में देखा था कि 2030 और 2050 में क्या पहुंचेगा। तो पॉल्यूशन लेवल ऐसे कि जो प्लांट्स जो होते हैं ना वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो भी ज़मीन के अंदर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि वो नुकसान ना पहुंचाएं। अब क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल कैसे कम होता है, ये डिस्कस करने की बात है कि ग्राउंड वाटर लेवल कैसे कम होता है। असल में कि जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मट्टी को और सॉइल को पकड़ के रखती हैं। जब पकड़ के रखती हैं तो इतनी एरिया का जो सॉइल है बच्चों, उनके बीच में जो माइन्यूट स्पेसेस हैं, जो छोटी छोटी जगह है, उसमें वाटर आता है, वाटर आके रेस्ट करने लगता है। यहाँ पे अगर H2O वाटर आ गया छोटा सा, फिर यहाँ वाटर लेवल जो है, वाटर का थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट यहाँ इकट्ठा होने लगती हैं सॉइल के बीच में। अब जब बच्चों क्या होता है, जब प्लांट की जड़ें ही नहीं होंगी तो पानी क्या होगा, ये सॉइल के दूर दूर पार्टिकल हैं। जब ये आसपास जो प्लांट की रूट है उनकी वजह से आएंगे नहीं तो पानी कहाँ आएगा, यहाँ से आके नीचे चला जाएगा, यहाँ से आके नीचे चले जाएगा। जब नीचे चला जाएगा मतलब ग्राउंड का वाटर, मतलब ज़मीन के अंदर का वाटर नीचे जाने लगेगा तो हम क्या बोलेंगे,
ग्राउंड वाटर लेवल गेट लोवर्ड, मतलब पानी और नीचे चला गया, क्योंकि प्लांट्स नहीं है तो रूट नहीं है, रूट नहीं है तो मट्टी को इकट्ठा करके वो पकड़ के नहीं रख रहे, जब पकड़ के नहीं रख रहे तो बीच में पानी नहीं रुक रहा और पानी नीचे जा रहा है। तो ये समझने की बात है कि कैसे ये ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हुआ। अब क्या बोला प्रोफेसर ने, बच्चों को क्या समझाया था, अगर हम क्या करते रहें, ट्रीज को काटना कंटिन्यू करते रहें तो रेनफॉल और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती रहेगी। क्या हो जाएगा, रेनफॉल और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती रहेगी, ऐसा प्रोफेसर्स ने बच्चों को कहा। इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक ड्रॉट एंड फ्लड्स, ज्यादातर चांसेस किसकी हो जाएंगी, या तो बाढ़ आने की हो जाएंगी जब प्लांट्स नहीं होंगे, और या ड्रॉट आने की मतलब सूखा पड़ने की। ये चीज समझने की है। तो हम यहां देखो फिर वही चीज दी है कि क्या दिया है, लेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, है ना। फ्यूअर ट्रीज मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिजल्ट इन केस एंड इंक्रीज इन द अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी प्लांट से, प्लांट बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने लगेंगे, जब एब्जॉर्ब कम करेंगे तो नेचर में ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और जब नेचर में ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करेगी और पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोलर आइस मेल्ट होने लगेगा, और इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेनफॉल भी कम हो जाएगी, और रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी और अनइवन होगी, मतलब हर कभी बारिश हो रही है, और वाटर साइकिल पर भी असर पड़ेगा और सूखा भी पड़ने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, और इससे क्या हो सकता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मतलब सॉइल का साइज, मतलब कितनी मोटी छोटी बड़ी क्या साइज होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये प्लांटेशन और वेजिटेशन पे। जब ये खत्म होता रहेगा तो इनका साइज भी बढ़ जाएगा और या चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी खराब होने की ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब देखो अब क्या होता है बच्चों, ये चीज़ समझने की जो यहाँ दिए, सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड बाय द प्लांट्स। हमने यही बताया ना कि सॉइल इरोजन मतलब होता है एक जगह से यहाँ कोई सॉइल थी, वो यहाँ चली गई, कैसे चली गई, या तो एयर से जाएगी वो, या वाटर से जाएगी, या कोई व्हीकल से जाएगी। ये कब जाती है बच्चों, जब सॉइल के पार्टिकल अलग अलग हों। समझ में आया, जब अलग अलग पार्टिकल होंगे तो क्या पूरी सॉइल इधर से उधर आसानी से चली जाएगी, और अगर साथ होंगे बड़े बड़े टुकड़े के फॉर्म में होंगे तो हवा ना उनको उड़ा के ले जा पाएगी ना पानी उनको बहा के ले जा पाएगा। मतलब जहाँ जहाँ पेड़ होंगे तो उन पेड़ों ने सॉइल के पार्टिकल्स को आसानी से उनकी रूट्स ने पकड़ के रखा होगा, तो वहाँ सॉइल इरोजन नहीं होगा। मतलब एयर उन सॉइल को पार्टिकल को नहीं ले जा पाएगी, ना वाटर ले जा पाएगा। तो ये बात समझ में आई कि प्लांट्स का क्या रोल होता है, उनकी रूट्स का क्या रोल होता है, वो सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखती हैं और जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। अब क्या होगा, जिससे सॉइल इरोजन, अगर सॉइल इरोजन कंटिन्यू होता रहा, पेड़ नहीं लगे, तो रिमूवल ऑफ द क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस एंड लोअर एंड हार्डी रॉक्स लेयर ऑफ द सॉइल which less humus and less fertile, gradually the fertile get converted into desert। अब ये चीज़ समझें कि यहाँ लिखा क्या है, रीड तो आप भी कर सकते हैं, मेन मीडियम जो है, मेन हमारा एम है समझने का कि ये लिखा क्या है। इसमें ऐसा लिखा है कि जब सॉइल इरोजन से जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी इधर से उधर, नीचे क्या बचेगी, हार्ड मतलब कड़क मिट्टी और रॉक लेयर मतलब पत्थर बचेंगे, जिसकी वजह से सॉइल में क्या हो जाएगा, वो जो सॉइल है, जिस सॉइल इरोजन के बाद जो बची हुई सॉइल है उसमें क्या होगा, ह्यूमस कम होगा और वो कम उपजाऊ होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं लग पाएंगी। कम उपजाऊ मतलब फर्टाइल को हिंदी में उपजाऊ बोलते हैं, है ना।
तो उस मट्टी में कम चीज़ें लगेंगी, धीरे धीरे वो मट्टी डेजर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब रेतीली ज़मीन हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा और धीरे धीरे वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, जिसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यही हमने डिस्कस किया ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू अ ग्राउंड इज रिड्यूस एंड देयर आर फ्लड्स। अब ये और समझ लें, अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज जो है, जब देखो प्लांट नहीं होंगे लैंड पे तो वहाँ क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा और पार्टिकल दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो वो पानी को अपने बीच में रख नहीं पाएंगे, जब नहीं रख पाएंगे जब मट्टी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो थोड़ी सी अगर बारिश होती है बच्चों तो थोड़ी सी अगर बारिश होती है तो हमारा चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। अब ये बात समझ में आई कि क्या किस लिए ज़रूरी है, मतलब अगर सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तो वो वहाँ पर पानी जाके भर जाएगा। कब भरेगा सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, जब रूट्स उनको इकट्ठा करके रखेंगी और बीच में छोटी छोटी जगह होगी। अगर सॉइल के पार्टिकल अलग अलग होंगे तो इनमें पानी कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, थोड़ा सा भी पानी जो गिरेगा वो भर जाएगा। जब भर जाएगा तो आसानी से क्या आएंगे, आसानी से फ्लड की कंडीशन क्रिएट होगी, बाढ़ वाली। बहुत से इलाकों में पानी भर जाएगा और पानी जो होगा वो नदी नालों के थ्रू समंदर तक नहीं पहुंचेगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी और ज़रा ज़रा में बाढ़ आएगी। ये सारी कंडीशन कब होगी, जब सॉइल हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी या डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो हम ब्रीफ में एक बार पीछे चलते हैं और एक चीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सॉइल इरोजन के। पहली चीज तो बच्चों क्या होगी ग्लोबल वार्मिंग होगी। दूसरी चीज पॉल्यूशन होगा। तीसरी चीज डिजर्टिफिकेशन होगा। चौथी चीज जिसको हम ड्रॉट बोलते हैं। फिर एनिमल और प्लांट की लाइफ इफेक्ट होगी, वो मरने लगेंगे। फिर क्या होगा, जब मट्टी खराब होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पर पेड़ पौधे और ट्रीज नहीं लगेंगे तो कोई भी कल्टीवेशन नहीं होगा। जब कल्टीवेशन नहीं होगा तो फूड नहीं होगा, तो फूड की प्रॉब्लम आएगी। और लास्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी कि बाढ़ आएगी, बाढ़ की कंडीशन पैदा होगी। तो ये सारी चीजें हमने एक इमेज के फॉर्म में हमने समझ ली कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर हम डिफॉरेस्टेशन करें। लेकिन फिर भी बात लोगों को समझ में नहीं आएगी और आप भी यही करेंगे कहीं ना कहीं। तो थोड़े हमें ऐसे मेजर्स करना है ताकि हम फॉरेस्ट को, नेचुरल वाइल्ड लाइफ को खराब होने से, डिस्ट्रॉय होने से, डिफॉरेस्टेशन होने से बचा सकें, है ना। तो ये बात हमें आगे कंटिन्यू करेंगे कि और कैसे कंजर्वेशन मेजर अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमें यही देखना है कि क्या क्या तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर हमें यहाँ पढ़ना है कि बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है बच्चों जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो, बहुत सारे प्लांट्स हों और बहुत सारी लाइफ को वो सपोर्ट करता है। मतलब बायोस्फीयर उस एरिया को बोलते हैं बच्चों जहाँ प्लांट भी पाए जाते हों, एनिमल भी पाए जाते हों और वेरियस टाइप की रिसोर्सेस हों। मतलब बहुत अलग अलग तरह की रिसोर्सेस हों, मतलब इंसेक्ट भी हों, ट्रीज भी हों, स्नेक्स भी हों, मतलब हर टाइप के एनिमल्स जिस एरिया में इकट्ठा फॉर्म में पाए जाते हैं उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। उस बायोस्फीयर रिजर्व को अगर आप सोचें कि पूरा फॉरेस्ट एक जगह है और दूसरी जगह आप देखें कि एक जगह बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं और बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट, हर चीज पाई जा रही है, तो हम उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दें। मतलब उसको आसपास से ऐसा बना दें कि वहाँ लोगों की वजह से कोई नुकसान ना हो, ना वहाँ कोई पेड़ काटने जाए, ना वहाँ कोई फैक्ट्री लगे, ना वहाँ कोई कंपनी का ऑफिस खोले, ना वहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग बने, ना वहाँ गांव के लोग ज़्यादा जाके परेशानी क्रिएट करें, ना वहाँ हंटर्स आके हंटिंग करें। तो क्या हो जाएगा, वो पूरा एरिया जो होगा वो प्रिजर्व हो जाएगा।
तरीके से हम उन प्लांट को भी बचा पाएंगे, एनिमल को भी बचा पाएंगे जो वहां रह रहे हैं। तो ऐसी जगहों को हम इकट्ठा सराउंड करके प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम इस्तेमाल करते हैं जनरली किसके लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेंटी में पाए जाते हैं उस एरिया में। तो ये है ना कि हम इस एरिया को प्रोटेक्ट कर लें, जिसकी वजह से हम पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से बच जाएंगे ना, बहुत सारे एरिया में बहुत सारा खर्चा आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इन एरियाज़ को जहाँ पर ये ज़्यादा डेंसिटी प्लांट और एनिमल की पाई जाती है, रिच रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं वहाँ पर प्लांट और एनिमल के फॉर्म में, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो बच्चों फिर आगे चलते हैं हम, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए, जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। प्लांट एंड एनिमल जो होते हैं फाउंड, प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन दीज एरियाज आर सिमिलर टू हिमालयन पीक बिलोंगिंग टू लोअर एंड लोअर वेस्टर्न घाट। अब क्या होता है, जो यहाँ पर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं ये किससे मिलते जुलते हैं, ये अपर हिमालयाज में जो एनिमल हैं उनसे मिलते जुलते हैं, और लोअर वेस्टर्न घाट्स में जो हिमालयाज मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स पे जो एनिमल्स मिलते हैं उनकी तरह है। तो ये बात आपको समझ में आई। जैसे हमने देखा है कि इंडिया का मैप कैसा है, यहाँ गुजरात, यहाँ नीचे केरला, फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, फिर यहाँ ऊपर कश्मीर है। तो यहाँ पर जो हिमालयाज पे जो एनिमल मिलते हैं वो भी कहाँ मिलते हैं, पचमढ़ी में, यहाँ एमपी के अंदर, और जो यहाँ वेस्टर्न घाट में यहाँ पर जो एनिमल मिलते हैं मुंबई साइड, गोवा साइड और केरला साइड, वो भी यहाँ मिलते हैं। तो दोनों तरह के एनिमल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और ये खुद में जो एनिमल्स पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं वो खुद में एक यूनिक हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि उन्हें बात करना है कौन कौन से यूनिक एनिमल्स हैं, और ये हमारी नेशनल हेरिटेज साइट है। मतलब हेरिटेज साइट वो साइट्स कहलाती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं किसी भी नेशन की, मतलब वो उनकी पहचान होती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ क्या है। अब जैसे हम व्यू देखें कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का कैसा है, ऐसे कुछ पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ प्लांट एंड एनिमल का डेंसली फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर प्लेंटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट हैं, जो दुनिया में दूसरी और कहीं जगह नहीं पाए जाते इतने ज़्यादा। यहाँ पर एंडेमिक पाए जाते हैं जो हम लेटर डिस्कस करेंगे, जैसे इंडियन जायंट स्क्वायरल। देखें ये कितनी फर टेल वाली ये स्क्वायरल होती है जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। और दूसरा यहाँ पे बाइसन भी देखें हम, बाइसन भी मिलता है यहाँ पर। तो ये रहा आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का बाइसन। ये सारे प्लांट्स एंड एनिमल प्रॉपरली कहाँ मिलते हैं हमें, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। जो हमारी एक एग्जांपल ये भी याद रखना है कि ये हमारी हेरिटेज साइट है। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, वो पढ़ेंगे हम प्रोटेक्टेड एरियाज। वो प्रोटेक्टेड एरियाज जिसमें हम प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं। हाँ एक चीज़ और समझ लें, फ्लोरा मैंने पहले भी बताया शायद आपको, उसका मतलब होता है प्लांट। प्लांट के लिए साइंस में एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स के लिए फोना। सॉरी, तो ये समझ लें। अब प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, नेशनल पार्क आता है और बायोस्फीयर रिजर्व आता है। तो पहले देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। अब पहली सिंपल सी चीज़ ये समझ लें कि प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हेयर। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया में मना है। मतलब आप वहाँ जाकर ये सारे काम नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और कोर्ट आपको सज़ा सुनाएगी। किसमें, हम बाद में बहुत सारे नेचर के कंजर्वेशन एक्ट बने, वाइल्ड लाइफ और प्लांट कंजर्वेशन, ये हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देयर हैबिटाट। अब यहाँ क्या नाम आया, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस एंड टू देयर हैबिटाट। अब ये देखें बात,
कि जैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत बड़ी सी, यहाँ पे एक एरिया डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ डियर रहेंगे, हिरन। दूसरा एरिया कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ जिराफ रहेंगे। तीसरा एरिया डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ एलिफेंट रहेंगे। मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। और यहाँ पर वाइल्ड पिग के लिए कर दिया, यहाँ पर बाइसन के लिए कर दिया। तो बच्चों क्या होता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक एनिमल दूसरी जगह नहीं जा सकता है ना, मतलब वो इधर से उधर और ये इधर से उधर आपस में नहीं जा सकते। मतलब इनके एरिया डिवाइडेड हैं, ये इन एरियाज में रहते हैं और इनके जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर कोई भी इंसान जाकर इनके जंगल की कटाई नहीं कर सकता और ना इनको हंट कर सकता है और या इनको नुकसान पहुँचा सकता है। ये बात समझ में आई। ना प्लांट कर सकता है, ना प्लांट को काट सकते हैं जाकर, ना एनिमल्स को वहाँ। ये बात समझ में आई। अब देखें आप कि इसकी मेन फीचर क्या है। एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, किससे बचाने के लिए, उनको खुद को बचाने के लिए किसी भी खतरे से, और उनकी जहां वो रह रहे हैं हैबिटाट को बचाने के लिए। ये होते हैं क्या, इनको कहते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके घर को, हैबिटाट मतलब उनका घर जो उसमें रहते हैं, उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। अब देखते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो एरियाज होते हैं जो रिजर्व होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। किस लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। और यहाँ पर ये आवारा घूम सकते हैं, फ्रीली यूज, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ये तो आवारा घूम रहे हैं, मतलब ये आसपास फ्रीली घूम सकते हैं अपनी हैबिटाट में और दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे की हैबिटाट में जा सकते हैं। अब एक बात समझ लें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बच्चों क्या होता था, शेर और डियर को, लॉयन और डियर को अलग अलग रखा है और कहा है कि भाइयों दोस्तों तुम दूर दूर रहना, तुम दोनों आसपास मत आना, न लॉयन तुम्हें डियर को खाएगा न डियर को लायन के पास जाना है। अब समझ में आया। लेकिन नेशनल पार्क में क्या किया, हमने उनको खुला आवारा घूम दिया। अब हमने शेर को क्या कह दिया, तुम जाओ डियर को हंट कर सकते हो, और डियर से कह दिया कि तुम्हें जितना भागना है भाग लो अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक नेचुरल कंपटीशन प्रेजेंट रहता है, किसी को किसी से रोका नहीं जाता, बस इनकी बाउंड्री फिक्स्ड है कि उनसे बाहर इनको जाने नहीं दिया जाता। अब समझ में आया कि इतना बड़ा एरिया है कोई नेशनल पार्क का, इसके आसपास से इनको बाहर निकलने की कोशिश अगर जाते हैं तो वापस लाके इनको पकड़ के यहीं छोड़ दिया जाता है और इसमें प्रोटेक्ट किया। इसमें तुम कुश्ती खेलो चाहे क्रिकेट खेलो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है जैसा कि नेचर में होता है, जैसा कि रियलिटी में फॉरेस्ट ऐसे ही होते हैं ना। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या कह देते हैं, शेर से कह देते हैं भाई उधर डियर के इलाके में नहीं जाना है आपको और आपको यहाँ पर रोक लिया जाएगा, फेंसिंग लगी है या कोई भी अलग तरह का ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्रिएट किया है। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता, तुम इधर से उधर कहीं भी घूम सकते हो और कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, अ लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट एनिमल रिसोर्सेज ट्रेडिशन ऑफ। अब देखो यहाँ पर हमने देखा बहुत से अर्ली मैन होते हैं या वो कबीले होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको भी कहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व में उन कबीलों को, उन गांवों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है जो जंगल के अंदर रह रहे हैं और वो हंटिंग नहीं करते, वो जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ वो जंगल से आयुर्वेदिक या बहुत सी मेडिसिन जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते हैं और मार्केट में शहरों में ले जाकर बेचते हैं या लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रोटेक्टेड लैंड होता है, वाइल्ड लाइफ को भी बचाया जाता है, प्लांट्स को भी बचाया जाता है, एनिमल्स को भी बचाया जाता है और ट्राइबल्स जो वहाँ रह रहे हैं उनको भी बचाया जाता है। ये सब किस में होता है, ये सब स्टूडेंट्स हम कहाँ देखते हैं, हम बायोस्फीयर रिजर्व्स में देखते हैं। अब फिर हम चलते हैं, ये काम कौन करता है, एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। अब बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे ऑल इंडिया फॉरेस्ट जो है, हमारी फॉरेस्ट पुलिस फोर्स जो है वो मदद करती है इसका फॉरेस्ट का और नेचुरल एनिमल्स के मैनेजमेंट के लिए। जैसे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर दूर दूर देख रहे हैं कि कोई है तो नहीं, कोई हंटर या पोचर्स तो नहीं घुसा है, ये मतलब कोई एनिमल्स को पकड़ने वाले या उनका टेक डाउन कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने शेर
देखे गए थे, कितने टाइम बाद देखे गए, ये सारा डिस्कशन वो उसमें टेक डाउन करते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं। फिर बच्चों चलते हैं हम कहाँ पर कि स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी मैंने बोला ना, एनिमल, ट्राइबल, प्लांट, ये इन सब को हम कंबाइनली टर्म में क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप इंक्लूड कर सकते हो। अब बायोस्फीयर रिजर्व में कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या हो सकता है ना, एक चीज ये है कि अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। बात समझ में आई। अब जैसे पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुड़ा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, और दूसरी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो भोरी है और पचमढ़ी, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे आपको देखना हो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, तो देखें ये भाई साहब अपने टाइगर भाई साहब दिख सकते हैं आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, और बहुत से एनिमल्स भी दिख सकते हैं। ये रहे आपके डियर्स पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। और एक एनिमल, एक और टाइप के डियर्स जिनको हम क्या बोलते हैं, बारहसिंगा, ये भी आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिल सकते हैं। ये रहा पूरा मैप कि इसमें कहाँ क्या है। अब देखेंगे कि ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है एमपी में है, ये पचमढ़ी सेंचुरी एमपी छत्तीसगढ़ में लाई करता है ये। अब ये यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व में देखें पचमढ़ी सेंचुरी ये है, और यहाँ पनापरी गेट है, पनार पानी गेट है सॉरी, और ये आया आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, और ये भोरी सेंचुरी हो गया, हमने देखा था ना भोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये हो गया था, क्या हो गया, ये पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, या भोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और ये नेशनल पार्क हो गया। और ये रिजर्वायर है, तवा रिजर्वायर्स, ये फेमस हैं सैंड के लिए, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, वो यहीं गवर्नमेंट के सर्विलियंस के अंदर टेक आउट की जाती है यहाँ से। तो ये पूरी उसका मैप है। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे फ्लोरा एंड फोना। तो पहली चीज तो यहाँ क्या क्या मिलता है ये देख लें। वाइल्ड डॉग मिलता है, वाइल्ड डॉग, फिर बारहसिंगा है ना, चीतल मिलेगा, वुल्फ मिलेगा, ये वुल्फ है, फिर ये फर्न है, ये लियोपर्ड है, फर्न है, और जामुन ट्री है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं। As the child walk around the biosphere resort और टॉल टीक ट्री, वहाँ पर उनको टॉल टीक ट्री देखने को मिला। तो टॉल टीक ट्री कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये हमने देख लिया और तरीके से। यहाँ पे उनका डिस्कशन लिखा है। एक्चुअल में हम हमारा टाइम यूटिलाइज करने के लिए और थोड़ा स्मार्ट वर्क करने के लिए जो ये प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की स्टोरी है हम उसको नोट नहीं करते, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहीं डिस्कस करते हैं। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फोना एंड फ्लोरा एंड फोना। हमने पहले ही पढ़ा है कि प्लांट्स को फ्लोरा और एनिमल्स को फोना बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज, अब बात समझने की, एंडेमिक स्पीसीज आर दोस स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर दिस एरिया। ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्लांट, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ यहीं पाए जाते हैं या पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एंडेमिक स्पीसीज। तो कुछ ऐसे एनिमल, कुछ ऐसे प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो हमें उनको देखना है, उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे जाइंट इंडियन स्क्वायरल, ये दिख रही है, हमने पहले भी देखी है, आपकी बुक में भी ऐसा पिक्चर मौजूद है। जाइंट इंडियन स्क्वायरल इज एंडेमिक टू दिस एरिया। फिर उसके बाद अब बाइसन देखें,
बाइसन, ये भी एक एंडेमिक है, स्पीसीज है। और कुछ अब वाइल्ड मैंगो का डिस्कशन है, ये वाइल्ड मैंगो है। और फिर उसके बाद और साल ट्रीज जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। Endemic species, these are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant to be endemic to a zone, state or country. Madhvi shows a shows a sal and a wild mango, two example of the endemic floras. And Pachmadi Biosphere Reserve, bison, Indian giant squirrel and the flying squirrels are endemic फ्लोरा ऑफ दिस एरिया। अब क्या बची थी, हमने क्या नहीं देखी थी, फ्लाइंग स्क्वायरल नहीं देखी थी। ये भी एक एंडेमिक है। इसकी स्किन्स जो होती है वो बीच में प्रेजेंट होती है, हाइंड मॉर्फोलिंग, मतलब आगे के पंजों और पीछों के पंजों के बीच में क्या होती है, स्किन प्रेजेंट होती है और फरी टेल होती है, जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकती है। इसके पंख नहीं होते लेकिन ये अपनी स्किन की वजह से फ्लाई कर सकती है स्टूडेंट। अब ये रही इंडियन जाइंट स्क्वायरल जो आपके पिक्चर्स में दी है यहाँ पर भी। अब ये और समझ लें कि स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। मतलब स्पीसीज हम उनको बोलते हैं जो इंटरब्रीडिंग कर सकती हैं, मतलब फीमेल और मेल मेट करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब यंग वन, या मतलब दूसरे को जन्म दे सकते हैं दोनों मेट करके, तो उनको हम स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि लॉइन से ब्रीड कर सकता है, मेट करने के बाद एक कब लॉइन को प्रोड्यूस कर सकता है ना। लेकिन टाइगर से कर सकता है, डियर से कर सकता है। तो टाइगर एक स्पीसीज है, लॉयन एक स्पीसीज है और डियर एक स्पीसीज है। ऐसे गॉट है काऊ है, ये सब एक टाइप की स्पीसीज हैं। और इन स्पीसीज के बहुत से कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ खासियतें होती हैं, मतलब कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब यहाँ से फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।